वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। बेलारूस की सरहद पर यूक्रेन और रूस के दरमियान पहले दौर की बातचीत में नहीं हुई कोई पेशरफ। अगले मरहले पर दोनों मुमालिक मुत्तफिक। यूक्रेन ने रूसी फौज को हथियार डालकर 50 लाख रूबल्स का मुआवजा कबूल करने का दिया ऑफर। कल मुज़ाकरात के बाद रूस ने आज मंगल को फिर कैफ पर किए ताज़ा हमले। 70 यूक्रेनी फौजियों को मारने का किया दावा। यूक्रेन के फौजी अड्डों को बनाया गया निशाना। रूसी फौजी कारवां कैफ की जानिब पेशकदमी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को दिलाया मजीद गुस्सा। यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की दरख्वास्त पर कर दिए साइन। यूक्रेन ने इसे बताया तारीख़ी लम्हा और अलामती अमल। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग का हिंदुस्तान की फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ रहा है खतरनाक असर। जंग की वजह से बंदरगाहों पर फंस गया है अरबों का सामान, महंगी हो सकती हैं दवाइयां। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा की दिन ब दिन हालत हो रही है अबतर। मुतादिद जगह हिंदुस्तानी तलबा से बदतमीजी के वाक़यात मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी भड़के स्टूडेंट्स। कहा, न्यूज़ में वो बताइए जो हकीकत है। नए महीने मार्च की पहली ही तारीख को आम आदमी को लगा डबल झटका। बढ़ गई दूध और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें। अमूल ने 2 रुपए फी लीटर बढ़ाए तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए का किया गया इजाफा। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बेलारूस की सरहद पर कल पीर के रोज यूक्रेन और रूस के दरमियान इब्तिदाई बातचीत में कोई काबिल जिक्र पेशरफ नहीं हुए। दोनों फरीकों ने कहा है कि वो अमन बातचीत के एक और मरहले पर मुत्तफिक हो गए हैं। पहले मरहले के मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन के वफद ने फौरी जंगबंदी और रूसी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया। इस दौरान यूक्रेन ने रूसी फौजियों को एक मौका देते हुए कहा है कि वो या तो मौत कबूल कर लें या अगर वो रजाकाराना हथियार डाल दें तो आम माफी या फिर मुआवजे में 50 लाख रूबल्स ले सकते हैं। इधर बेलारूस में मुज़ाकरात के एक दौर जैसा ही खत्म हुआ, वैसे ही आज मंगल को रूसी फौजियों ने दारुल हुकूमत कैफ पर फिर से हमले शुरू कर दिए। जहां रूसी फौज ने यूक्रेन के फौजी अड्डे को निशाना बनाते हुए 70 यूक्रेनी फौजियों को मारने का दावा किया, तो वहीं यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज के एक अफसर ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैफ के आसपास के कशीदगी के हालात बरकरार हैं। वहीं खबर है कि रिहायशी इलाकों में रूसी बमबारी के नतीजे में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के फौजी अफसरों के मुताबिक रूसी फौज ने खैरसान शहर पर हमला करना शुरू कर दिया। यूक्रेन की स्टेट सर्विस फॉर स्पेशल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ने बताया कि आईनी शाहिदीन के मुताबिक दुश्मन यानी रूसी फौज हवाई अड्डे से निकोलियो शहरा और कोल्ड स्टोरेज प्लांट के पास एक रिंग की तरह बढ़ रही है। बता दें कि कल रूस ने यूक्रेन में 6 मिसाइल दागे और 4 फिजाई हमले किए, जिससे रूस की तरफ से यूक्रेन में दागे गई मिसाइलों की तादाद 30 हो गई है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन में किए गए बेशतर हमले बेलारूस में वाक़ रूस के हवाई अड्डों से किए गए थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों के दरमियान यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की दरख्वास्त पर साइन कर दिए हैं, जिसके बाद सूरत हाल मजीद कशीदा होने का अंदेशा है। यूक्रेनी सदर के यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की दरख्वास्त पर साइन की इत्तला यूक्रेन की पार्लियामेंट ने दी। यही नहीं, यूक्रेन ने इसे एक तारीख़ी लम्हा करार दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि वो यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की यानी मेंबरशिप की एक दरख्वास्त पर साइन कर रहे हैं, जो ज़्यादातर एक अलामती अमल है जिसे हकीकत बनने में कई साल लग सकते हैं। यूक्रेन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास का आगाज़ 1 मिनट की खामोशी से हुआ। यूक्रेन रूस बहरान ने अपने UNGA पर 11वें हंगामी खुसूसी इजलास में कहा कि हम तमाम फरीक़ों से फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं, सब्र करो और गुफ्तगू शुरू करो। ये भी कहा कि सिफारतकारी और बातचीत को बरकरार रखा जाए। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इंसानी इमदाद अहम है, ये कोई हल नहीं है, इसका वाहिद हल अमन है।
मैंने यूक्रेन के सदर को यकीन दिलाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा उनकी मदद जारी रखेगा, इसे तर्क नहीं करेगा। यूक्रेन में जंग हर कीमत पर बंद होनी चाहिए। गुटेरेस ने मजीद कहा कि बढ़ते हुए तशद्दुद के नतीजे में शहरी मर रहे हैं, बहुत हो गया, फौजियों को वापस बैरकों में जाने की ज़रूरत है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखना एक परेशान कुन पेशरफ्त है। ऐसे में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो यूक्रेन में जारी रूसी फौजी कार्रवाई के दरमियान वहां अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। वज़ीर आज़म ट्रूडो ने कहा कि ये वाज़ेह है कि हम अपनी फ़ौज यूक्रेन नहीं भेज रहे हैं। बता दें कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाई का ऐलान किया था। हालांकि रूसी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि ये कार्रवाई यूक्रेन के फ़ौजी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए है, इससे आम शहरी मुतासर नहीं होंगे। इससे पहले कनाडा ने यूक्रेन के खिलाफ कई पाबंदियां आयद कर दी थी। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन पर मॉस्को और मगरब के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में बरतानवी फॉरेन मिनिस्टर लीज ट्रस का हैरान कुन बयान सामने आया है। ट्रस ने बीबीसी को दिए गए बयान में कहा कि जो बरतानवी शहरी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन जाना चाहते हैं, मैं उनकी मदद करूंगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन के लोग न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए आज़ादी और जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसमें वो बरतानवी भी शामिल होंगे जो लड़ाई में शामिल होकर मदद करना चाहते हैं, तो लीज ट्रस का जवाब था कि ज़रूर, अगर वो यही चाहते हैं। फीफा ने रूस को तमाम बैनुल-अक़वामी फुटबॉल मुकाबलों से अगले अहकामात तक मुअत्तल करने का फैसला किया है। ये फैसला पोलैंड, स्वीडन जैसे ममालिक की जानिब से रूस के खिलाफ फुटबॉल मैच खेलने से इनकार के बाद किया गया है। फीफा ने इस फैसले का ऐलान यूएफए यानी यूरोपीय फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी के साथ तवील बातचीत के बाद किया। इससे पहले बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी IOC ने पहले ही अपने झंडे के नीचे मुकाबला करने पर पाबंदी लगा रखी है। इस पाबंदी के बाद रूसी और बेलारूसी एथलीट्स को किसी भी मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। यूक्रेन के सदर की रूसी फौज के खिलाफ खड़े रहने को लेकर उनकी तारीफें की जा रही हैं। इस दरमियान यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्की ने भी सोशल मीडिया के जरिए यूक्रेनी अवाम और फौज का हौसला बढ़ाया है। ओलेना ज़ेलेंस्की ने इंस्टाग्राम पर बंकर में पैदा होने वाले बच्चे की तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा कि यह बच्चा कैफ में एक बम शेल्टर में पैदा हुआ था। इसे पूरा मन आसमानों के नीचे बिल्कुल मुख्तलिफ हालात में पैदा होना चाहिए था। ओलेना का मजीद कहना था कि यूक्रेन के शहरियों ने सिर्फ 2 दिनों में रूस का मुकाबला करने के लिए मुसल्लह मज़ाहमत की है। यही नहीं बल्कि आपने अपने हिस्से का काम भी किया और एक दूसरे की मदद के लिए वक्त निकाला। ओलेना ने लिखा कि पनाहगाह में पैदा होने वाला ये बच्चा एक पुरअमन मुल्क में रहेगा जिसने अपनी हिफाजत की। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कल रात मेराज शरीफ की मुनासिबत से अपनी कौम और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी पैगाम जारी किया। सदर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर पैगाम शेयर किया जिसमें उनका कहना था कि मैं इस खास दिन के मौके पर तुर्की की आवाम और पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस रात को हमारे लिए बास रहमत, अमन और खुशहाल बनाए। खुदा करे कि हमारी ये रात मुबारक हो। इसराइली फ़ौज ने मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस के बाबुल अमूद चौक में असरा व मेराज की तक़रीब में शिरकत के दौरान फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया जिसमें मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने मेराज की तक़रीबात के दौरान इन इलाक़ों में जमा होने वाले शहरियों के ख़िलाफ़ गिरफ्तारियों और हमलों की मुहिम शुरू की। हिलाल अहमर सोसाइटी ने एक मुख्तसर प्रेस बयान में कहा कि इसके अमले ने अल-कुद्स के बाबुल अमूद में काबिज़ फ़ौज के साथ तसादुम के दौरान 35 ज़ख्मियों का इलाज किया जिनमें एक खातून, एक नौजवान और एक बच्चा भी शामिल है। इन पर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं।
मस्जिद अक्सा के इमाम और मुबल्लिग अल शेख अकरम सबरी ने इस बात की तस्दीक की है कि मस्जिद अक्सा सिर्फ मुसलमानों के लिए है और इस पर कोई समझौता और मज़ाकरात नहीं किए जा सकते। अल शेख सबरी ने मज़ाहमत आज़ादी की राह है कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि मस्जिद अक्सा किसी समझौते और मज़ाकरात से मशरूत नहीं हैं और बैतुल मुक़द्दस के लोग अपने अहद और वादे पर कायम हैं। उनका ख्याल है कि कौम को इस इस्लामी बयानियों को फैलाने की ज़रूरत है जो किताब और सुन्नत पर मुबनी हो और जो पाक सरजमीन पर मुसलमानों के जायज़ हक़ की तस्दीक करती हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फ़लस्तीनी एक कौम है और अरब अवाम और पूरी इस्लामी मिल्लत का हिस्सा है। अफगानिस्तान के समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ तालिबान का ऑपरेशन मुसलसल चौथे रोज भी जारी रहा और काबुल के कई रिहायशी इलाकों में घर घर तलाशी ली गई। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान तालिबान के सिक्योरिटी अहलकारों ने बदतमीजी भी की। अफगान सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तलाशी की मुहिम का दिफा करते हुए कहा है कि इससे काबुल में रहने वालों के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा। उन्होंने काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में क्लीन अप ऑपरेशन के नताइज का हवाला देते हुए बताया कि अब तक की कार्रवाइयों में दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मुश्तबा अफराद, 9 किडनैपर्स और 53 चोरों को हिरासत में लिया गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। न्यूज़ में वो बताइए जो हकीकत है, वो मत दिखाइए जो हकीकत बिल्कुल नहीं है। ये कहना है खौफ दहशत से लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स का, जो लगातार हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर तनकीदें कर रहे हैं। कल जो 2 बंदे घुसे थे उनके साथ में गन भी हो, गन में हाथ में गन लेके घुसे हुए थे, शॉटगन लेके घुसे हुए थे और हमें ये भी नहीं पता है कि वो यूक्रेन बंदे थे या फिर रशियन बंदे थे या फिर सिविलियंस थे, हमें ये नहीं पता है। और सबसे बड़ी और यहाँ पर ऑलरेडी 200 से ज्यादा बंदे फंसे हुए हैं हम लोग। और ऊपर से एक बात है, और हमारे गेट है, मेन गेट है और कैंपस का गेट है, वो तोड़ा हुआ गया है। अभी हमारे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है ताकि कोई अंदर से घुसे या उसे ब्लॉक करने के लिए। सारे गेट्स ओपन पड़े हैं। और कल हमारे पास ऐसा एक सिचुएशन आ गया था, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन आ गया था। बिल्कुल, कल हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोगों के जो भी सीनियर्स थे, डंडा पकड़े खड़े थे गन वालों से लड़ने के लिए। गन वालों से लड़ने के लिए सेंस नहीं बनती है, मजाक लग रहा होगा, पर उस टाइम पे यही सही लगा क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते थे हम लोग। और हम लोग बस 30 सेकंड नहीं लगे हमारे ये भी इन्फॉर्मेशन आया है कि कुछ जियो टैगिंग हो रहा है, कि अगर कुछ जियो टैगिंग हो रहा है तो यहाँ पर मिसाइल अटैक होगा। अब हमें ये नहीं पता जो कल जो लोग आए थे वो जियो टैगिंग हटा के गए हैं या फिर लगा के गए हैं। और ऊपर से हमारा हॉस्टल का लोकेशन आएगा एयरपोर्ट के पास में पड़ रहा है और हमारे दूसरे हॉस्टल का कैंपस भी है, उसके सामने भी कल पूरा बहुत राइड्स हुए हैं और बहुत सारा गन फायरिंग हुआ है कल रात को। और हमारे उधर हॉस्टल के पास एक मेट्रो भी है, बोरिसपिल्स का मेट्रो बोल के, उस स्टेशन के पास बहुत बम्बार्डमेंट्स भी हुए बोल के हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं और फायरिंग भी हुआ है। और हमारा हॉस्टल का लोकेशन आएगा हॉर्लिक्स का स्ट्रीट 124 विच इज इन कीव। हम बस चाहते हैं कि कुछ भी लाइक इवैक्यूएशन हमें पता है कि हम इंडिया पहुंचेंगे, लेकिन एटलीस्ट जल्दी से जल्दी पहुंचे। वो भी पता नहीं, ऐसा नहीं कि जिंदा जाएंगे या फिर जा जाएंगे। रात निकालना बहुत मुश्किल है, दिन में फिर भी कुछ नहीं होता। रात को 8 बजे के बाद से कुछ भी हो सकता है। 3 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट किया उन्होंने, 3 सेकंड में हमारी जान गई। एटलीस्ट अगर हो सके तो ये इन्फॉर्म करे जो इस जो एड्रेस है उस एड्रेस में स्ट्रीट 124 पे इंडियंस रहते हैं, ताकि हम लोग के पास एटलीस्ट ऐसा नहीं कि मिसल आए तो हम लोग की चीजें दिक्कत में आ जाए। प्लीज न्यूज में वो दिखाइए जो हकीकत है, ये वो मत दिखाइए कि जो हकीकत नहीं है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग न सिर्फ इन दोनों ममालिक बल्कि हिंदुस्तान समेत कई दूसरे ममालिक पर भी असरअंदाज हो रही है। यहाँ उत्तराखंड के हरिद्वार की सनतों पर बहरान के बादल छाने लगे हैं। इसमें भी फार्मा सेक्टर को धचका लगा है। ज़्यादातर कंपनियां दवासाजी, केमिकल्स और पैकेजिंग के खाम माल के लिए रूस यूक्रेन पर इन्हिसार CIS समेत करती हैं। खबर के मुताबिक हरिद्वार के सिडकोल सनती इलाके में कायम फार्मा कंपनियों के अलावा दिगर सनती यूनिट्स जैसे
जैसे आयरन, गुड्स कंपनियां, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, परफ्यूम फैक्ट्रियां मुख्तलिफ बंदरगाहों के जरिए यूक्रेन से खाम तेल, केमिकल और लोहा वगैरह दरामद करती हैं। ये ज़िले की केमिकल और दीगर फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं। जंग की वजह से बंदरगाहों पर करोड़ों रुपए का सामान फंस गया है। ऐसे में फार्मा इंडस्ट्री पर सब में ज़्यादा असर हुआ है, जिससे अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा होगा। अमूल ने मुल्क भर की मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर इजाफा करने का फैसला किया है। अब आज मंगल यानी 1 मार्च से अहमदाबाद और गुजरात, सौराष्ट्र के बाज़ारों में अमूल गोल्ड दूध की कीमत 30 रुपए में आधा लीटर दस्तयाब होगी। इसके साथ साथ अमूल ताज़ा के हर 500 मिलीलीटर दूध पर 24 रुपए और अमूल शक्ति दूध के हर 500 मिलीलीटर पर 27 रुपए अदा करने होंगे। गुजरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन ने 1 साल मुकम्मल होने से पहले दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। इससे पहले जुलाई 2021 में दूध की कीमतों में इजाफा किया गया था। कंपनी ने कहा है कि कीमतों में इजाफे की वजह पैदावारी लागत में इजाफा है। आज से रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करना या फिर ऑनलाइन खाना भी महंगा हो सकता है। दरअसल अमूल दूध के बाद अब एलपीजी का कमर्शियल गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए का इजाफा कर दिया। मार्च महीने के पहले ही दिन आम आदमी को डबल झटका लगा है। बढ़ी हुई गैस सिलेंडर की कीमत के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2095 रुपए हो गई है। इतना ही नहीं, यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को देखते हुए इस बात का भी अंदेशा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी काफी हद तक इजाफा हो सकता है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने अगरतला म्यूनिसिपल को सड़कों या पब्लिक प्लेसेस पर गोश्त की खुली फरोख्त की इजाज़त नहीं देने का हुक्म जारी किया है। अगरतला ने म्यूनिसिपल से ये भी कहा है कि रियासत में स्लाटर हाउस कायम किया जाए और इसके क़याम के लिए एक मंसूबा भी तैयार किया जाए। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस SG चट्टोपाध्याय की क़यादत वाली हाई कोर्ट की बेंच एडवोकेट अंकन तिलक पाल की जानिब से दायर की गई मफाद आमा की एक दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दरमियान इम्तिहानात जारी हैं। इसी के पेश नज़र बेंगलुरु के स्कूलों ने पिछले कुछ महीनों से जारी हिजाब तनाज़े से अपने आप को किनारा कर लिया है। इसको लेकर स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि उनका अहम फोकस सिर्फ बच्चों की तालीम पर है। कोशिश ये की जा रही है कि तलबा इम्तिहान लिखें। कर्नाटक में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के एसोसिएटेड मैनेजमेंट के जनरल सेक्रेटरी D शशि कुमार ने कहा कि कुछ स्कूल बिना किसी तनाज़े के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी लगाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, जबकि दीगर तालिबात को तनाज़े से बचने के लिए हिजाब में क्लासरूम्स में आने की इजाज़त दी जा रही है। बिहार में बीजेपी लीडरों के बढ़ते मुस्लिम मुखालिफ बयानात के दरमियान MIM बिहार के सदर और MLA अख्तरुल ईमान ने बिहार असेंबली में रियासत में बढ़ते मॉब लिंचिंग के मुद्दे को उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुरान को ना माने वो मुसलमान नहीं, जो हिंदुओं के मुक़द्दस ग्रंथों और गीता को ना माने वो हिंदू नहीं, और जो हिंदुस्तान के ही आइन को ना माने वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। और नियमावली के अंदर हमें बात करने का हक आपने मौका दिया, मैं साधुवाद देता हूं। महोदय, निर्मम हत्या हो रही है अल्पसंख्यकों की। 7 लोगों की मॉब लिंचिंग अब तक हुई है। 2 की पटने में, 1 गुल्लाज की हुई, फिर समस्तीपुर में 3 की हुई। इस मामले में सरकार अपना बयान दे और उन लोगों को फांसी की सजा दे, इस पर ट्रायल कराए। दूसरा मामला सर, एक बात, कुरान को जो न माने मुसलमान नहीं है, हिंदू आस्था के ग्रंथों को जो न माने वो हिंदू नहीं है, और देश के संविधान को जो नहीं माने वो भारतीय नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। संविधान में नागरिकता के विरुद्ध हमारी नागरिकता को समाप्त करने की बात कही गई है। नहीं कराई। अच्छी बात आ रही है, सकारात्मक बात आ रही है। ये मुसलमानों के बारे में कहा जाएगा कि उसको समाजवादी पार्टी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में हजारों अफराद के मजमे से खिताब करते हुए इख्तिदार में आने पर फौज और पुलिस में भर्ती का वादा किया। साथ ही कहा कि पूर्वांचल में SP लहर नहीं बल्कि सुनामी है। 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का प्रयास होगा।
फौज में भर्ती निकालेंगे, पुलिस में भी भर्ती निकालने के बाद समाजवादी अब 5 साल इंतजार तो नहीं करोगे? बताओ बीएड टेट वालों, 5 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा, समाजवादियों ने तय कर दिया है, सरकार बनेगी तो बीएड और टेट वालों को समाहित करने का काम होगा। न केवल बीएड टेट वाले समाहित होंगे, बल्कि हमारे अनुदेशकों का भी नियमितीकरण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। यहाँ शिक्षा में दिखाई दे रहे हैं, जब समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा में तो आपकी मदद हुई थी, सम्मान दिया था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बताओ आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए शिक्षा में भाइयों, सरकार आएगी तो पहले से जैसा और आपको सरकारी नौकरी देने का भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बेलारूस की सरहद पर यूक्रेन और रूस के दरमियान पहले दौर की बातचीत में नहीं हुई कोई पेशरफ। अगले मरहले पर दोनों ममालिक मुत्तफिक। यूक्रेन ने रूसी फौज को हथियार डालकर 50 लाख रूबल्स का मुआवजा कबूल करने का दिया ऑफर। कल मुज़ाकरात के बाद रूस ने आज मंगल को फिर कैफ पर किए ताज़ा हमले। 70 यूक्रेनी फौजियों को मारने का किया दावा। यूक्रेन के फौजी अड्डों को बनाया गया निशाना। रूसी फौजी कारवां कैफ की जानिब पेशकदमी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को दिलाया मजीद गुस्सा। यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की दरख्वास्त पर कर दिए साइन। यूक्रेन ने इसे बताया तारीखी लम्हा और अलामती अमल। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग का हिंदुस्तान की फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ रहा है खतरनाक असर। जंग की वजह से बंदरगाहों पर फंस गया है अरबों का सामान, महंगी हो सकती हैं दवाइयां। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा की दिन ब दिन हालत हो रही है अबतर। मुतादिद जगह हिंदुस्तानी तलबा से बदतमीजी के वाक़यात मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी भड़के स्टूडेंट्स। कहा, न्यूज़ में वो बताइए जो हकीकत है। नए महीने मार्च की पहली ही तारीख को आम आदमी को लगा डबल झटका। बढ़ गई दूध और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें। अमूल ने 2 रुपए फी लीटर बढ़ाए तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए का किया गया इजाफा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल।